इक्विलिब्रियम लॉ ऑफ मास एक्शन उसका प्रूफ हो गया, रेट कांस्टेंट हो गया ना। यस सर। चलिए तो आज हम लोग उसके आगे बात करेंगे। इसके आगे हम लोग देखते हैं इक्विलिब्रियम का टाइप क्या होता है ना, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यानी हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग केसी बोलते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? केसी बोलते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका कई टाइप का होता है। पहला है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कांस्टेंट, इसको भी हम लोग केसी ही लिखते हैं। और दूसरा है इक्विलिब्रियम प्रेशर कांस्टेंट, इसको हम लोग केपी से डिनोट करते हैं। और तीसरा है आपका इक्विलिब्रियम मोल फ्रैक्शन कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम मोल फ्रैक्शन कांस्टेंट। अब इसको हम लोग डिनोट करते हैं kx से। किससे डिनोट करते हैं? kx, है ना। और इक्विलिब्रियम जो कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, उसको हम लोग दो चीज से रिप्रेजेंट करते हैं। होमोजेनियस इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम। फॉर हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम, फॉर होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। होमोजेनियस इक्विलिब्रियम, होमो का मतलब होता है सेम, और हेट्रो, हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट, अलग। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग देखें कि इक्विलिब्रियम जो होता है वो कितने टाइप का होता है? कौन कौन सा है आपका? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम प्रेशर कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम मोल फ्रैक्शन कांस्टेंट केक्स। और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कांस्टेंट दो टाइप के लिए होता है। एक होता है होमोजेनियस इक्विलिब्रियम के लिए और दूसरा होता है हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम के लिए। होमो का मतलब होता है सेम, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। क्लियर है? अब हम लोग बारी बारी से इसमें बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्रेशन फॉर कंसंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कांस्टेंट तो देखते हैं हम लोग। एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कांस्टेंट। एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कांस्टेंट। पहला है इसमें फॉर होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। किस इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग बात करेंगे? होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। होमोजेनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है? होमो का मतलब क्या होता है? सेम। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। सेम होता है ना, यानी सेम फेज कंपोजिशन, है ना, ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। या इसी को आप डिफाइन कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम एट व्हिच all the component are a same phase are called homogeneous equilibrium। मतलब all कैसा फेज होगा? सेम फेज। किसका? होमोजेनियस इक्विलिब्रियम का। यानी all component रिएक्शन का all component क्या होगा? आपका सेम होगा। all component क्या होगा? सेम होगा। क्लियर है? तो उसको हम लोग कहेंगे होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। क्लियर है सभी लोग? देखते हैं
क्या कहता है, कहता है equilibrium in which all the component are a same phase is called homogeneous equilibrium. It's called homogeneous equilibrium. मतलब इक्विलिब्रियम में जब ऑल कंपोनेंट सेम फेज का है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ एग्जांपल हम आपको कराते हैं। सबसे पहला अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे H2G प्लस I2G रिवर्सिबल रिएक्शन टू HIG, यानी H2 प्लस I2 आपस में रिएक्शन में क्या बनाया, 2HI, तो एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन गया। इसका स्टेट कैसा है, गैसियस, इसका भी स्टेट कैसा है, गैसियस, प्रोडक्ट का भी स्टेट कैसा है, गैसियस, यानी ऑल रिएक्शन आर इन सेम फिजिकल स्टेट या ऑल रिएक्शन आर सेम कंपोनेंट। देखिए कंपोनेंट क्या है, सेम कंपोनेंट, यानी H2 I2 से रिएक्शन किया तो क्या बनाया, 2HI, और यह रिएक्शन एक होमोजेनियस इक्विलिब्रियम कहलाएगा। अब पूछिए कि सर इसमें अगर कोई डिफरेंट हो गया सर तो नहीं होगा, कोई एग्जांपल होमोजेनियस इक्विलिब्रियम का नहीं होगा, तो जब भी होगा तो हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम हो जाएगा। क्लियर है, यानी ऑल कंपोनेंट इस इक्विलिब्रियम का सेम होनी चाहिए। क्लियर है, गैसियस है तो गैसियस, लिक्विड है तो लिक्विड, एक्वस है तो एक्वस, उसमें कभी भी डिफरेंट फेज कंपोजिशन इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। क्लियर है। अब अगर हम इसको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, केसी के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो केसी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ क्या होता है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी जितना कंसंट्रेशन ऑफ आपका प्रोडक्ट होता है उसमें डिवाइड कर देते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से, तब वो मिलता है हमारा इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कांस्टेंट। अब सवाल ये आता है कि अब इस इक्वेशन को हमको लिखना है होमोजेनियस इक्विलिब्रियम के फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे। होमोजेनियस इक्विलिब्रियम वो चीज बताता है कि ऑल कंपोनेंट रिएक्शन का सेम होनी चाहिए, यानी उसका फिजिकल स्टेट सेम होनी चाहिए। फिजिकल स्टेट कैसा होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्लियर है। देखिए यहाँ पे अब हम लोग इसका केसी लिखेंगे, केसी बराबर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड। क्लियर है, तो इसको आप लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ HI के पावर 2। पूछिए क्यों सर, जितना स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, यानी जितना नंबर ऑफ मोल होता है वह नंबर ऑफ मोल उस रिएक्शन के कंसंट्रेशन के पावर में चला जाता है। याद रहेगा, यानी किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन का जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वह स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसके कंसंट्रेशन के पावर में जाएगा। तो देखिए तो HI का कितना स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, 2, तो उसके कंसंट्रेशन ये कहां चला गया, पावर में। ये है पावर में चला गया, डिवाइडेड बाय अब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो एक पोर्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, तो कंसंट्रेशन ऑफ H2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ I2। अब ये निकला जो आपका कैसा इक्विलिब्रियम निकल गया, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। कैसा इक्विलिब्रियम है, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। क्यों होमोजेनियस इक्विलिब्रियम है, क्योंकि ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन सेम फिजिकल स्टेट, या उसी को बोल सकते हैं ऑल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर इन सेम फिजिकल स्टेट या सेम कंपोनेंट। क्लियर है, उसको बोलेंगे हम लोग होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। इसमें कोई भी रिएक्शन में अलग नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? यस सर। यस सर। जल्दी लिखिए फिर बात करते हैं। इस टारगेट को देखते हैं, यानी होमोजेनियस इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। जैसे आप मान लीजिए कि आप लोगों ने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल O सेटो H5 प्लस H2O लिक्विड होता है, और ये ईस्टर भी लिक्विड स्टेट में होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन CH3
सिंगल बॉन्ड C-double-OH कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस, देखिए यहां से क्या निकलेगा, यहां से H2O को तोड़ेंगे तो H प्लस और क्या मिलेगा, OH माइनस। तो क्या करेंगे, H प्लस आयन को हम इस कार्बन ऑक्सीजन को दे देंगे और OH माइनस आयन इस कार्बन को दे देंगे। जैसे ही कार्बन को देंगे तो यहाँ पे C-double-O बचा हुआ है, ईस्टर का पार्ट है, ये ईस्टर है, ये क्या है मिस्टर, ईस्टर है ना। किससे रिएक्शन हो रहा है, वाटर से, H प्लस और OH माइनस। तो ऑक्सीजन किससे लव करेगा, H प्लस से, और कार्बन किससे लव करेगा, OH माइनस से। लव करने के बाद क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, और प्लस बाहर क्या निकल जाएगा आपका, हो C2H5 और अल्कोहल। ये सभी का सभी स्टेट कैसा होगा, लिक्विड, और इसको हम बोलेंगे इथाइल अल्कोहल। कैसा अल्कोहल बोलेंगे, इथाइल अल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको हम, इथाइल अल्कोहल। यहाँ देखो रिएक्शन यहाँ हो रहा है और तुम बात इधर उधर कर रही है, क्या कुछ बात बोलो। सर पानी का बॉटल मांग रही है, पानी का बोतल, अरे बेवकूफ, इतना दूर रख दे, C-double-O, C2H5 ईस्टर है मिस्टर, यहाँ देखो है ना, ईस्टर लिक्विड स्टेट में है, यहाँ अल्कोहल मतलब H2O है, H2O से H प्लस और क्या मिल रहा है, OH माइनस। क्या हो रहा है, CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड और C2H5OH का इथाइल अल्कोहल। ये सभी का स्टेट कैसा है, लिक्विड। इसको हम होमोजेनियस इक्विलिब्रियम लिखेंगे तो Kc इक्वल टू हमने आपको पढ़ाया है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ना, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH लिक्विड, इसका स्टेट लिक्विड होता है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ C2H5OH अल्कोहल का भी स्टेट लिक्विड होता है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ क्या लिख सकते हैं, CH3COO C2H5 लिक्विड, कंसंट्रेशन ऑफ H2O लिक्विड। यानी ऑल कैसा इक्विलिब्रियम आपके सामने मिल गया, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। कैसा इक्विलिब्रियम है यह, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। क्लियर है, बोलिए। अब यहाँ देखिए अगला सवाल, देखिए आप, जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा N2G प्लस H2G रिवर्सिबल रिएक्शन तो NH3G है ना। यहां देखें हम बाहर भगा देंगे ना तो फिर अंदर आने का रास्ता भूल जाएगी। N2G प्लस H2G है, रिएक्शन करेगा 2NH3। क्लियर है वो। अब देखिए जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट एक स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को डिफाइन करेगा। क्या डिफाइन करेगा, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। प्रोडक्ट में भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, प्रोडक्ट में भी क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोले इसका मतलब कि जितना बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा वह बैलेंस केमिकल इक्वेशन उस रिएक्शन का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहलाएगा। याद रहेगा आपको। अब देखिए जितना स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना, जितना स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वह स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उस रिएक्शन के कंसंट्रेशन के कहां चला जाएगा, पावर में। कंसंट्रेशन में कहां चला जाएगा, पावर में, चाहे वो बैलेंसिंग इक्वेशन कितना हो क्यों नहीं हो। क्लियर है। तो यहां लिखेंगे हम लोग Kc बराबर और होमोजेनियस इक्विलिब्रियम, ऑल आर फिजिकल स्टेट आर सेम है ना। ऑल का फिजिकल स्टेट क्या है, सेम है, मतलब गैसियस कंपोनेंट है। कोई दिक्कत, क्लियर है तो बोल रहे हैं हम। यस सर। चलिए तो क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ NH3 के पावर कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2 के पावर 1। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 के पावर 3। क्लियर है आप लोग। यस सर। बोलिए हाँ या ना। यस सर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है सबको। यस सर। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए इसके बाद जितने सारे जो कंपोनेंट वाले होंगे सब कंपोनेंट सेम होनी चाहिए। सारे कंपोनेंट क्या होना चाहिए, सेम, तब उसका होमोजेनियस इक्विलिब्रियम निकल जाएगा। क्लियर है। ऐसे मान लीजिए कि आप लिख सकते हैं इसका N2 प्लस O2
नाइट्रोजन डाइऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो क्या बनाया आपको, तो NO2 G। इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे, यहाँ 2 नाइट्रोजन ऑक्सीजन 2 गुना का 4, यहाँ 2। कोई दिक्कत वाले किसी को? अब देखिए सारे रिएक्शन का फिजिकल स्टेट क्या है, सेम है, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम है। तो आप क्या लिखिएगा, Kc इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ NO2 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के पावर 2। बोलो यार, 1 और O2 के पावर 2। ये सभी कैसा रिएक्शन निकला, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। क्लियर है? बोलिए। चलिए आगे बढ़िए। PCl5 ये रिएक्शन टूटा तो PCl3 प्लस Cl2G दोनों गैसेस कंपोनेंट है। तो अब Kc निकालना है तो क्या लिखेंगे बालक, कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ, बोलिए, सिर्फ PCl5, क्योंकि एक ही कंपोनेंट है रिएक्टेंट। यस सर। अरे बात समझ में? यस सर। कोई दिक्कत? क्लियर है? ऑल आर होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। अब हम लोग देखते हैं हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम के बारे में। हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम में हम लोग देखते हैं सेकंड पॉइंट कि हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है। दूसरा है आपका हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम। हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम का मतलब, हेटेरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। यस सर। क्लियर है? मतलब इक्विलिब्रियम में जब आपका कंपोनेंट, ऑल कंपोनेंट या ऑल कंपोनेंट नहीं मिलेगा या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपोनेंट के फॉर्म में होगा डिफरेंट है ना। सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। क्लियर है? तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आपका हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम। यानी इक्विलिब्रियम in which component are different physical state is called heterogeneous इक्विलिब्रियम। कैसा इक्विलिब्रियम कहलाएगा, हेटेरोजेनियस। हेटेरोजेनियस मतलब डिफरेंट। आप एग्जांपल देखिएगा तब आपको समझ में अच्छे से और आएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का स्टेट कैसा होता है, सॉलिड। कैल्शियम कार्बोनेट का स्टेट कैसा होता है, सॉलिड। अब उसको आप तोड़िए, उसको क्या करिएगा, तोड़िए, डिसोसिएट करिए, तो टूटेगा दो चीज में, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद अब आइए, अब यहाँ जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो डायरेक्ट आपको कंपटीशन में पूछा जाता है। देखिए ध्यान से कैसे। अब आपने लिखा ये पूरा पोर्शन आपका क्या है, रिएक्टेंट, और ये पूरा पोर्शन आपका क्या है, प्रोडक्ट। अब यहाँ पे एक सवाल उठने जा रहा है कि सर हम लोग जब कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालते थे तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्लियर है? तो सवाल ये उठ रहा है कि यहाँ पे डिफरेंट फिजिकल स्टेट हो रहा है, दो सॉलिड एक गैस। क्लियर है? तो आप याद कीजिए हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाए थे कि जितने सारे जो कंपोनेंट लिया जाता है, रिएक्शन का जो कंपोनेंट लिया जाता है, वो सारे कंपोनेंट किसका लिया जाता है, गैसियस। किसका लिया जाता है, गैसियस का। आपको ये भी बात याद होगा कि प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन का वैल्यू कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर। कितना के बराबर होता है, 1 के। यानी हम लिखेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड is equal to concentration of pure liquid is equal to solvent बराबर 1। कितना के बराबर बालक, 1 के बराबर। क्लियर है? यानी ये रूल है, ये नियम है, एक्सपेरिमेंटली अप्रूव किया गया है कि जितना कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड होगा, प्योर सॉलिड या कंसंट्रेशन ऑफ प्योर लिक्विड होगा, वो सभी का वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगा, 1। कंसंट्रेशन 1 के बराबर होगा।
कंसंट्रेशन, क्लियर है? यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड या सॉल्वेंट रहेगा, उसके वैल्यू कितना के बराबर आप लेंगे? 1 के बराबर। कितना के बराबर लेंगे? 1 के बराबर। कितना के बराबर लेंगे? 1 के बराबर। अब आइए यहाँ, अब हम लोग इसका हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम निकालने जा रहे हैं। कैसा इक्विलिब्रियम निकालने जा रहे हैं? कैसा निकालने जा रहे हैं? हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। अब हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में क्या होगा? तो सेम जैसे हम लोग होमो के लिए निकाले हैं, सेम है हेट्रो के लिए भी निकालेंगे। तो Kc बराबर कंसंट्रेशन ऑफ, देखिए यहाँ CaO सॉलिड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ CO2 गैस बाय कंसंट्रेशन ऑफ CaCO3 सॉलिड। अब देखिए तो जी कंसंट्रेशन यहाँ नीचे हम लिख रहे हैं कि प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड कंसंट्रेशन, ये स्मॉल कंसंट्रेशन का आता है आप लोगों को, इज इक्वल टू सॉल्वेंट इक्वल टू 1। कितना बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। तो इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, तो Kc इक्वल टू 1 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ, क्या लिख सकते हैं छोटू? CO2 गैस बटा में 1। तो Kc बराबर क्या हो गया? कंसंट्रेशन ऑफ CO2 गैस। लिख सकते हैं क्या? दिस इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। समझ में आया कि नहीं आया? आया? चलिए आगे देखिए, अगला सवाल आपको, जैसे मान लीजिए NH4 SH लिखा हुआ है, SH सॉलिड, यह टूटेगा, ध्यान से देखिएगा, NH4 SH सॉलिड है, सॉलिड है ना? तो एक हाइड्रोजन यहां से निकाल दीजिए, NH4 से एक हाइड्रोजन क्या करिए? निकाल दीजिए, और दो देख किसको दीजिए? HS को। किसको दे दीजिए? HS को। किसको दे दीजिए? HS को। तो ये बन जाएगा NH3 अमोनिया गैस, और प्लस क्या हो जाएगा? H2S गैस। क्लियर है? हालांकि वो एसिड है लेकिन फिर भी गैस के फॉर्म में, यानी हाई टेम्परेचर पर है ना। H2S एक एसिड है जो कि हाई टेम्परेचर पर है। कौन सा एसिड है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट? कौन बताएगा कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिड है कि रिड्यूसिंग एजेंट एसिड? मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। H2O2 के रिस्पेक्ट में सबसे फास्ट रिड्यूसिंग एजेंट H2S ही होता है। आपको कंपेयर करके हम दिखाए थे H2S और H2O में सबसे ज्यादा फास्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? H2S। आप रिडॉक्स सेक्शन में कॉपी में जाकर देखिएगा, जहां पे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ाए हैं वहां। क्लियर है भाई? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक गैसियस कंपोनेंट है, अभी इसका हम लोग हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम निकालेंगे। तो हमने क्या कहा था आपका? Kc इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा? NH3 गैस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2S। पहले इसका प्रोडक्ट का कंपोनेंट लिख लेंगे, उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा? NH4SH सॉलिड हो जाएगा वाला। ये तो हम लोग लिख लिया, लेकिन इसका इक्विलिब्रियम कैसा फॉर्म में आएगा? ये तो 1 हो जाएगा पूरा का वैल्यू। कंसंट्रेशन ऑफ NH3G इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2SG, दिस इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। किसी को समझ में नहीं आया? आया? यस सर। क्या कहता है जो अगला सवाल क्या कहता है? चलिए अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है। जैसे मान लीजिए कि आप लिखे CaO सॉलिड प्लस CO2G रिवर्सिबल रिएक्शन CaCO3 सॉलिड, ऐसा है ना? क्लियर है? अब इसको हमको Kc का वैल्यू निकालना है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर हेट्रोजीनियस। तो कंसंट्रेशन ऑफ CaCO3 सॉलिड, बोलो यार, बाय कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा भाई? सॉलिड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ CO2 गैस। तो क्या हो जाएगा? Kc इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ CaCO3 को 1 लिख सकते हैं आप, बाय क्या लिख सकते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ CO, इसका भी 1 हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ CO2G 1 भी आप लिख सकते हैं,
तो Kc इक्वल टू 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ क्या CO2G। बोलिए कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो कंसंट्रेशन वैल्यू किसका लेना है आपका? गैसियस का या एक्वस रहेगा उसका। लेकिन प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन का वैल्यू कितना के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। कोई भी पूछे कंसंट्रेशन ऑफ प्योर लिक्विड, कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड बराबर कितना होता है? 1 होता है ना? यस सर। तो बोलो यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए तो आगे बात करते हैं हम लोग। अगला सवाल फिर देखिए आप, जैसे C12 H22O11 प्लस H2O लिक्विड, रिवर्सिबल रिएक्शन C6H12O6 एक्वस प्लस C6H12O6 एक्वस। एक को बोलते हैं ग्लूकोज और दूसरे को बोलते हैं फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज है ना? फ्रुक्टोज समझते हैं क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, आई मीन डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। क्लियर है? यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर में दोनों अलग होता है। तो एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रुक्टोज। ये कहां से मिलता है? ये कहां से मिलता है? तो ये मिलता है आपको चीनी से। किससे मिलता है? शुगर से। इसको बोलते हैं व्हाइट शुगर। क्या बोलते हैं इसको? व्हाइट शुगर। और इसी को बोलते हैं केन शुगर। क्या बोलते हैं इसको? या इसी को शुगर केन भी आप बोल सकते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं सुक्रोज। क्या बोलते हैं? सुक्रोज बोलते हैं। जो तुम लोग डेली खाते हो, इसको खाते हो ना? सुक्रोज। सुक्रोज से SUC को हटा दो, क्या हो जाएगा? रोज हो जाएगा। अरे चीनी को रोज खाते हो ना, इसलिए इसका नाम हो गया सुक्रोज, है ना? मतलब रोज इसको थोड़ा सा यूज करो तो हो जाएगा सुक्रोज। अरे बोलो हो जाएगा। अब आगे से SUC को हटा दो तो हो जाएगा रोज, है ना? तो हम तुमको सवाल पूछ के कर दे प्रपोज? अरे बोलो आया समझ में? अरे बोलो यस सर। हो जाए तभी पूछा पूछी। यस सर कराएगा। एकदम सब ताला हो गया, सब एकदम करा के एकदम सारा पूछे लीजिए हमसे सवाल पूछ ले। बोलो यस सर। बोलो ये करेगा सर हट जाएगी, मतलब हमको छापने दीजिए बेवकूफ इंसान, है ना? यहाँ देखो, अब यहाँ समझो, ये सब का स्टेट कैसा है? एक्वस। लेकिन एक का स्टेट लिक्विड है। ये बेचारा वाटर है, वाटर ही रहेगा। ये कहता है हम पानी है, पानी ही रहेंगे। और किसी दूसरे में जाएंगे तो उसको एक्वस बना देंगे, है ना? और उसको भी हम अगर हमसे ज्यादा टकराएगा तो हम तुमको पानी पानी करेंगे। ऐसा में बोलो कहता है ना कि पानी 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 जब तुम लोग करते हो सानी 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 करता रहता है। बोलो है ना? चलिए तो इसका केसी निकालिए। देखिए इसमें डिफरेंट फेज आ गया, एक फेज अलग हो गया। तीन फेज सेम है लेकिन एक फेज अलग है। तो कैसा इक्विलिब्रियम निकलेगा आपको? हेटेरो की होमो, हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम, एक अलग है। अरे बोलो चलिए तो क्या लिखिएगा भाई? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट C6H12O6। क्लियर है आप लोग? इनटू कंसंट्रेशन ऑफ C6H12O6 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ क्या? C12H22O11 का कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन ऑफ H2O। इस पूरे H2O का कंसंट्रेशन का वैल्यू कितना होता है? 1, क्योंकि प्योर लिक्विड है। तो प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा बालक? C6H12O6 का कंसंट्रेशन और C6H12O6 का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ C12H22O11 का कंसंट्रेशन। ये आपका सारा का स्टेट कैसा है? एक्वस। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? समझ में आया सबको? जल्दी इसको छापिए फिर बात करते हैं क्या होता है ना? इक्विलिब्रियम आप लोगों ने देखा क्या?
कंसंट्रेशन कांस्टेंट। दो टाइप का, एक होमोजेनियस के लिए, दूसरा हेटेरोजेनियस के लिए। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम प्रेशर कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम प्रेशर कांस्टेंट क्या होता है, किसे कहते हैं इक्विलिब्रियम प्रेशर कांस्टेंट, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं और दिखाते हैं इक्विलिब्रियम प्रेशर कांस्टेंट क्या। बहुत आसान है, इजी है, बस फर्क कितना है कि प्रेशर की बात हो रही है तो प्रेशर ऑलवेज किसका होगा, किसी भी गैसियस कंपोनेंट का होगा, गैसियस फेज का होगा, है ना, क्लियर है। तो अब कुछ नहीं करना है, जैसे आप लोगों ने कंसंट्रेशन लिखा रिएक्शन का, किसी भी केमिकल रिएक्शन का, तो यहाँ आपको कंसंट्रेशन लिखना है, आपको प्रेशर के फॉर्म में किस फॉर्म में लिखना है, प्रेशर के फॉर्म में। आइए हम लोग पहले बात करते हैं, उसके बाद कुछ इस पे सवाल भी करेंगे, देखते हैं क्या। आइए सबसे पहले हम लोग दूसरा पॉइंट की चर्चा करेंगे। दूसरा पॉइंट है मेरा क्या, इक्विलिब्रियम प्रेशर कांस्टेंट यानी केपी। इक्विलिब्रियम प्रेशर कांस्टेंट केपी, क्लियर है। तो इक्विलिब्रियम प्रेशर कांस्टेंट term is only used for gaseous equilibrium, not for solid and liquid equilibrium। देखिए क्या होगा, मतलब इक्विलिब्रियम प्रेशर कांस्टेंट टर्म जो होता है ओनली यूज किसके लिए होता है, आपका गैसियस इक्विलिब्रियम, सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम के लिए यूज नहीं होता है। इसको याद, क्लियर है। और हम रिएक्शन लिखते हैं, देखिए रिएक्शन क्या लिखते हैं, जो रिएक्शन मान लीजिए कि आपने लिखा N2G प्लस H2G रिवर्सिबल रिएक्शन टू NH3, लिख लिया। इसके लिए भी वही काम करना है जो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए काम करते हैं, लेकिन फर्क इतना है कि जितना कंसंट्रेशन होगा वो सभी कंसंट्रेशन में प्रेशर से मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों? क्योंकि ऑलवेज किस इक्विलिब्रियम के लिए आप लिख रहे हैं, गैसियस, नॉट सॉलिड एंड लिक्विड। यस या नो, यस या नो, यस सर, बोलो। चलिए देखिए क्या लिखेंगे, Kp। अब यहाँ कैसे लिखेंगे, Kp लिखेंगे, क्या लिखेंगे, Kp। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू प्रेशर। देखिए ये ऐसे बुंदा देकर के पी लिखा हुआ, इसका मतलब प्रेशर है, ये क्या है, प्रेशर है। इन्हें कि प्रोडक्ट गुना प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। तो लोग कलाकार है, कुछ पढ़ सकता है, क्लियर है। अब कंसंट्रेशन ऑफ R नहीं लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखेंगे और इनटू क्या लिखेंगे, P। कोई दिक्कत तो हमसे सवाल कीजिए। अब आइए इक्विलिब्रियम प्रेशर लिखते हैं, Kp बराबर कंसंट्रेशन ऑफ NH3G के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, वो 2। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इनटू यहाँ पावर 2 इनटू P, इसको गुना कर देंगे प्रेशर। प्रेशर क्या है आपका, P क्या है, प्रेशर है, P क्या है, प्रेशर। P से सभी में मल्टीप्लाई करना है, कंसंट्रेशन में सभी कंसंट्रेशन में P से क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ P इनटू N2G इनटू कंसंट्रेशन ऑफ, बोलो, H2G इनटू P के पावर कितना, 3। ये निकल गया आपका Kp, इक्विलिब्रियम प्रेशर कांस्टेंट। और दिक्कत किसी भी इक्वेशन का इक्विलिब्रियम प्रेशर कांस्टेंट का वैल्यू निकल गया। समझ रहे हो जो बोल रहे हैं हम? यस सर। जितना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहेगा उसको क्या करेंगे हम, पावर में भेज देंगे। अब देखिए तीसरा एग्जांपल आप देखिए,
जैसे SO2G है प्लस O2G है, रिवर्सिबल रिएक्शन 2SO3G, यहां 2 से मल्टीप्लाई। इस सभी इक्विलिब्रियम को हमको Kp निकालना है। क्या निकालना है? Kp। क्या निकालना है? Kp। Kp का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम प्रेशर कांस्टेंट। Kp का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम प्रेशर कांस्टेंट होता है ना। तो इसको आप लिखिएगा Kp बराबर कंसंट्रेशन ऑफ SO3G के पावर 2 into P। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? बोलो। अब देखो यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ SO2G स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 पावर 2 into P, और यहाँ लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ O2G स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के पावर 1, यानी 1 हो जाएगा into P। ये क्या निकल गया बालक? इक्विलिब्रियम प्रेशर कांस्टेंट से P से मल्टीप्लाई, सारे कंसंट्रेशन में P से मल्टीप्लाई, बाकी कुछ नहीं करना। क्लियर है? यस सर। बोलो। यस सर। बोलो। यस बोलो। यस सर। कस के बोलो। हाँ। बोलो, इसमें आवाज जाएगा ना। हम चाह रहे हैं इन लोग को बोलना, अगर कोई 5 चिड़िया अगर पाल लेंगे ना तो ऐसे ही बोल बोल के वहाँ चहचहाते रहे, है ना। देखो यहाँ, अब यहाँ देखो भाई, अगला सवाल देखिए। अगर मान लीजिए कि आप लिखते हैं H2G प्लस कैसा G I2G, रिवर्सिबल रिएक्शन 2HIG, कितना बढ़िया से रिएक्शन आता है, पढ़ने के लिए आता है ना। सब में G लगा हुआ है। अरे बोलो। जी सर। लगा हुआ है रे। अरे बोलो ना जी। यस सर। अच्छा लग रहा है जी। यस सर। ध्यान दो, है ना। हाँ जी बोलो जी। जी सर। कौन बात है भाई, बोलो तो। बोलो। तुम ऐसे क्या कर रहे हो, कुछ लगा कर रहे हो क्या? अच्छा बोलो, ले लगाते हैं 2HI HIG के पावर 2 इंटू क्या लिखेंगे P बटा में कंसंट्रेशन ऑफ H2G के पावर क्या लिखेंगे हो 1 इंटू P, यहाँ लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ I2G के पावर 1 होता है, प्रेशर P लिख देंगे। कोई दिक्कत? नो सर। तो बस फर्क यही है। अब इसके बाद हम आपको क्या करने जा रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सिखाने जा रहे हैं। फिर आप आगे बढ़िए, फिर आप जल्दी लिखिए। रिएक्शन था, अब इस रिएक्शन के आगे हम लोग देखते हैं क्या कहता है। आइए सबसे पहला हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कांस्टेंट यानी Kc, है ना। तो आइए सबसे पहले 1 हम लोग बात करते हैं, केस नंबर 1। केस नंबर 1 देखिए क्या कहता है। इसमें पहला पॉइंट हम लिखेंगे A नंबर, रिएक्शन आर गिवन, रिएक्शन आर गिवन, रिएक्शन क्या रहेगा आपका गिवन। बी हम इसमें लेते हैं कंडीशन, ये सब कंडीशन है। क्या क्या इसमें इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कांस्टेंट को कैलकुलेशन के लिए क्या क्या चीज हमको गिवन रहेगा। यस सर। कंसंट्रेशन ऑफ all the component the concentration of all the component are given at equilibrium, मतलब इक्विलिब्रियम पर आपका all the component given रहेगा, है ना, जितना कंपोनेंट है वो सब given रहेगा। क्लियर है? इक्विलिब्रियम पर, है ना, मतलब रिएक्शन पर, इक्विलिब्रियम का मतलब रिएक्शन। क्लियर है? यस सर। अब इसमें केस हम 2 भी आपको यहीं पे पढ़ाते हैं, केसी का वैल्यू कैलकुलेट करने के। क्लियर है? तो देखिए क्या यहां लिखेंगे हम ए में रिएक्शन
आर गिवन, रिएक्शन यहां भी क्या आपका दिया हुआ। आगे बढ़िए, स्टार्टिंग अमाउंट मोल कंसंट्रेशन आर गिवन एट इक्विलिब्रियम, आर गिवन एट। अब देखिए, जब हम एग्जांपल आपको दिखाएंगे एकदम बेहतर तरीके से आपके दिमाग में चला जाएगा। जो हमने दो केस लिखा है आपके लिए, इसका कैलकुलेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए जो जो हमने केस लिखा है और उस केस में क्या क्या आ रहा है उस सभी के बारे में हम बात करते हैं। दिखाते हैं आपको क्या करना है। देखिए, चलो देखो, समझिए बात, लिखिए कोई नहीं, समझिए। सपोज कीजिए कि एक रिएक्शन लिए A प्लस 2B रिवर्सिबल रिएक्शन 3C प्लस 4B। एक एग्जांपल हम लेंगे और इस पे हम पूरा इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन आपको समझाएंगे। ले रहे हैं सभी बच्चे, बोर्ड पर देखेंगे, है ना। आपकी नजरें और निगाहें कहाँ होनी चाहिए? बोर्ड पर, है ना। नजारा तो हम दिखाएंगे, जरा बोलो कहेंगे नजारा, जरा बोलो, देखेगा है। हाँ यस सर, मजा दे रहा है। आ जाओ, अब चलिए, हमने लिखा है, अब इस सभी को लिखते हैं। रिएक्शन आर गिवन, रिएक्शन गिवन है आपका। फिर कहता है ऑल द कंपोनेंट आर गिवन एट इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम पर ऑल कंपोनेंट क्या है? गिवन है। कहाँ खोया हुआ है? ऐसा चेहरा बना के देखते हो यार, लगता है कुछ जान नहीं है ना। चेहरे में जान तो लाया करो, काहे ऐसा है ना, कुछ ना कुछ तो बोला करो। हेलो यस सर, यहाँ देखो सर। फिर केस 2 आइए, रिएक्शन आर गिवन, और सबसे बड़ी बात क्या है जो देखिए नीचे वाला में, स्टार्टिंग अमाउंट आर गिवन। रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले कुछ न कुछ तो दिखता जरूर है, दिखता है ना। अरे हम आपको देखे, आप हमको देखे, तो दोनों को कुछ न कुछ तो दिखेगा। थोबड़ा दिखेगा, अरे दिखेगा। यानी आपकी थोबड़ा हमारी थोबड़ा से कैसा मिलता है, और आपकी दो मेरी दो में ना 4 होती है, तो स्टार्टिंग कंसंट्रेशन यहाँ मिल जाती है ना। स्टार्टिंग कंसंट्रेशन चाहे मोल, स्टार्टिंग कंसंट्रेशन लिखिए चाहे क्या लिखिए, मोल। पीछे से आवाज आपकी आनी चाहिए, है ना। इतना दुख भरी कहानी नहीं है, इतना दुख भरी कहानी नहीं है कि आप इसको देख करके इमोशनल हो जाइए। क्या है, सब कुछ तो दिया हुआ है, अब हम क्या करेंगे, है ना। हाँ, इमोशनल नहीं होना है, आराम से बोलो पीछे से, है ना। इस सदमा में डूबा हुआ है, लगता है कि सब कुछ न कुछ खो के आया है। अरे निकल गया आंख से क्या देखो, आ जाओ मान लीजिए याद है, क्या टेंशन, हाँ टेंशन नहीं लेने का, याद रखिए। आइए समझिए, इसका कंसंट्रेशन, स्टार्टिंग कंसंट्रेशन या मोल, है ना। स्टार्टिंग कंसंट्रेशन मान लीजिए कि हमने 1 मोल लिया, कितना मोल लिया? 1 मोल। क्लियर है छोटू? यस सर। बोलो यस सर। बोलो हेलो, बोलो कौन है ना, नहीं जानती, 2 मोल, है ना। हाँ, कोई भी रिएक्शन में जो स्टार्टिंग अमाउंट होता है वो एक साथ जब दिया हुआ है तो रिएक्शन एट ए टाइम स्टार्ट नहीं होता है। किसी भी रिएक्शन में, कोई भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन में या कोई भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन में स्टार्टिंग अमाउंट जब दिया हुआ है तो उस स्टार्टिंग अमाउंट के द्वारा एट ए टाइम आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। आप फिर से मेरी बात को सुनिए, आप लैब में जब जाते हैं तो लैब में मान के गए कि A का 1 मोल लिए और B का 2 मोल,
तो एट ए टाइम लैब में जाते हुए समय उसी समय प्रोडक्ट आपको मिलता है क्या? नहीं मिलता है। आप लैब में पहले जाते हैं तो सब कुछ इकट्ठा करते हैं, एक जगह रखते हैं, तब न दोनों को मिलाते हैं। मिलाइएगा तब न रिएक्शन होगा। अरे बोलो, आपने देखा उसने देखा, दोनों का इनिशियल देखा देखी हुआ, देखा देखी हुआ। अभी नहीं बोलेगा, अभी नहीं समझेगा तो लात जूता खा जाएगा। तुम बोलना, अभी समझ में आ रहा है? बोलो, हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, स्टार्टिंग अमाउंट मिल गया। कोई भी एट अ टाइम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है? नहीं होता है, क्योंकि अभी जो है दोनों के बीच सिर्फ पहली मुलाकात है ना? पहली मुलाकात कभी आखिरी मुलाकात नहीं हो सकता। समझ में आया? इसलिए प्रोडक्ट नहीं बनेगा, है ना? तो क्या होगा सर? जो ए मोल है वो भी अपना रिएक्शन प्रोसीड करेगा, आगे बढ़ाएगा, है ना? आगे कहानी बढ़ाएगा, मतलब कुछ लेन देन की प्रक्रिया होगा, है ना? कभी चाय पर, कभी कॉफी पर। बोलो हाँ यार, अभी बोलेगी तू लोग मार खा लेगी, है ना? अभी बोलना पड़ेगा, कष्ट बोलना पड़ेगा, है ना? अभी चाय पर आओ, कभी कॉफी पर आओ, गलत सेंस में नहीं, बुरे नजर वाले, है ना? इसके अच्छे सेंस में सोचो, समझ रहा? हम बोलते कुछ है, तुम लोग सोच को देखना, मतलब कोई को हम देखते हैं कि सपना में खो गया, फिर जगाना पड़ता है। अरे भाई वापस आओ, वापस आओ, तो कम से कम बैकअप आने पड़ता, समझ रहा? हाँ, इसी उस सपने में, मतलब सपने में इंजॉय लेकर लगता है क्या कहाँ से अगर ऐसा होता, लेकिन ऐसा होता नहीं। अरे और चाय पर लेके चलते हैं, ए का 1 मोल है और बी का 2 मोल, तो ये दोनों अपना कंसंट्रेशन को चेंज करेगा, अमाउंट को चेंज करेगा, मोल को चेंज करेगा। तो अब यहाँ लिखेंगे छोटू, चेंज इन मोल, चाहे चेंज इन कंसंट्रेशन भी आप लिख सकते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन लिखिए चाहे मोल, बहुत बढ़िया समझिएगा, है ना? समझिएगा, एक को समझाएंगे सब समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग से देखिए, अब 1 मोल जो है वो B से रिएक्शन करने के लिए 2 मोल से, दोनों अपना अपना केमिकली चेंज करेगा, अमाउंट को चेंज करेगा। तो मान लीजिए A अपना मोल को चेंज किया X से, कितना चेंज किया? X से, और B भी अपना मोल को चेंज किया X से। प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ X और X। रिएक्टेंट हमेशा घटता है बाबू, प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? बढ़ता है, प्लस होता है। क्लियर है? अरे बोलो, पहले समझिए बढ़िया से, है ना? ये समझ गया तो सब समझ गया। ए मोल चेंज किया, 1 मोल है, बी का 2 मोल है। ये चेंज इन कंसंट्रेशन या मोल, तो मान लीजिए कि 1 मोल खर्च हुआ कितना मोल से? X मोल से। 2 मोल खर्च हुआ X मोल से। प्रोडक्ट कितना फॉर्मेशन हुआ? X, है ना? XX फॉर्मेशन हुआ। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? अब पूछो सर, आप रिएक्टेंट में माइनस क्यों लगाए सर? तो इसलिए लगाए बाबू, क्योंकि रिएक्टेंट मेरा जब घटता है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। इसे देखिए, प्रोडक्ट में प्लस प्लस लगाए ना? अरे बोलो यार, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अच्छा, अब समझिए, A का कितना स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है? 2, तो यहाँ कितना लगाना होगा? 2x। एक A के लिए x, तो 2 के लिए 2x। समझ में आ रही बात? क्लियर है? 1 मोल के लिए, मतलब C का 1 मोल के लिए x, तो 3 मोल के लिए 3x। अरे बोलो, यहाँ D का 1 मोल के लिए x, तो 4 मोल के लिए 4x। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत हो रहा है? दिक्कत? क्लियर है? चलिए, अब इसका आपने चेंज इन मोल पे या चेंज इन कंसंट्रेशन निकाल लिया। अब आप निकालिए मोल ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या निकालेंगे? 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 मोल ऑफ इक्विलिब्रियम। चलिए, अब हम इसका निकालेंगे मोल ऑफ इक्विलिब्रियम। तो मोल ऑफ इक्विलिब्रियम निकालने के लिए जितना आपका स्टार्टिंग कंसंट्रेशन या मोल है उसमें से माइनस कर देंगे जितना चेंज इन मोल और कंसंट्रेशन है उसमें। याद आ रहा है? लिखेंगे 1 माइनस x। पूछे सर, ये तो माइनस पहले से है सर, और फिर माइनस कीजिएगा सर तो प्लस होना चाहिए था। लेकिन आइए हम ये बताते हैं, ये जो साइन है, ये जो आप साइन देख रहे हैं, ये साइन ये बताता है कि x मोल खर्च हो रहा है। x मोल क्या हो रहा है? खर्च हो रहा है। x मोल खर्च हो रहा है, रिएक्शन में x मोल खर्च हो रहा है, इसलिए उसको साइन निगेटिव दिखाते हैं, है ना? हालांकि इस साइन से हमको कोई लेना देना नहीं। आई बात समझ में? बस एक माइनस माइनस कर देंगे, इसलिए क्योंकि ये खर्च हुआ है, इसके कारण इसको माइनस दिखा
कोई दिक्कत? No, sir. अरे बोलो। Yes, sir. लेकिन साइन को यहाँ नहीं करेंगे यूज, न तो साइन को यूज करेंगे तो प्लस हो जाएगा। क्लियर है भैया? Yes, sir. चलिए यहाँ कितना मोल है? 2 मोल। तब 2 माइनस क्या हो जाएगा छोटू? 2x। अब यहाँ क्या हो जाएगा? 3x। यहाँ क्या हो जाएगा? 4x। कोई दिक्कत? No, sir. अब ये क्या निकाले आप? मोल ऑफ इक्विलिब्रियम। अब निकालिए इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। क्या निकालना? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालने के लिए क्या करेंगे कि जितना मोल ऑफ इक्विलिब्रियम है उस मोल ऑफ इक्विलिब्रियम में हम कंसंट्रेशन से, हम वॉल्यूम से भागा कर देंगे। फिर सुनिएगा मेरी बात को। हमने कहा कि अगर हमको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालना है तो जितना मोल ऑफ इक्विलिब्रियम है उस मोल ऑफ इक्विलिब्रियम में हम डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम से। किससे डिवाइड करेंगे? वॉल्यूम से। किससे डिवाइड करेंगे? वॉल्यूम से। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर कंसंट्रेशन निकालना होता है तो n/v, n/v इस फार्मूले पर पुट करते हैं। n नंबर ऑफ मोल, v वॉल्यूम इज इक्वल टू कंसंट्रेशन, यानी मोलर कंसंट्रेशन। इसको कैसा कंसंट्रेशन बोलते हैं? मोलर कंसंट्रेशन। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इज कॉल्ड मोलारिटी। मोलारिटी इज कॉल्ड मोलारिटी। फाइन रे? Yes, sir. क्लियर है? ध्यान रखिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय Is called. इज कॉल्ड मोलारिटी हो जाएगा। अरे बोलो। Yes. क्लियर है? यानी जितना नंबर ऑफ मोल है उसमें वॉल्यूम से भाग कर दीजिएगा तो कंसंट्रेशन होता है। और कंसंट्रेशन जो होता है वो मोलारिटी को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है? मोलारिटी को। तो उसी फार्मूले पर आप पुट कीजिए। मोल ऑफ इक्विलिब्रियम 1 माइनस x डिवाइडेड बाय वॉल्यूम v हो गया। कोई दिक्कत? No, sir. वॉल्यूम सवाल में गिवन रहेगा, है ना? और आइए 2 माइनस 2x बाय v, सब में वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। और 3x बाय v, 4x बाय v। क्लियर है सभी लोग? Yes, sir. अरे बोलो। Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. क्या लिखेंगे? Kc बराबर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लिख सकते हैं बालक? Yes, sir. अब सभी को लिख लेंगे तो क्या लिखेंगे? 3x बाय v का कंसंट्रेशन, Yes, sir. 4x बाय v का कंसंट्रेशन, 1 माइनस x बाय v का कंसंट्रेशन, 2 माइनस 2x बाय v का कंसंट्रेशन। किसी को कोई हर्ज, कोई दिक्कत, कोई टेंशन समझ में आया? Yes, sir. तो बोलो। Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. जल्दी छापो फिर बात करते हैं। जल्दी लिखो। Sir, was what? हाँ, अभी तक हम लोग केसी का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे। किसका वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे? केसी का। लेकिन हम लोग केसी को वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग का एक्स का वैल्यू जो है ना वो कभी कभी प्रॉब्लम कर सकता है। एक्स का वैल्यू है ना, ये प्रॉब्लम कर सकता है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। हम इसका भी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हथियार दे रहे हैं आप लोगों को, है ना, कैसे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन में कैलकुलेट करके एक्स का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, है ना। मैक्सिमम टाइम सवाल जब अपनाइएगा तो मैक्सिमम टाइम एक्स का वैल्यू कैलकुलेशन करके क्या दिया हुआ रहेगा। इसके लिए टेंशन नहीं लेना। अगर नहीं दिया हुआ है तो उसके लिए कुछ हम लोग हथियार अप्लाई करते हैं और लेते हैं हथियार को और यूज करते हैं। क्या है? देखते हैं वैल्यू ऑफ एक्स। क्या लिखेंगे हम लोग? वैल्यू ऑफ एक्स, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्या है एक्स का वैल्यू कैलकुलेशन? ध्यान से देखिएगा और समझिएगा क्या है। जो पहला है द अमाउंट ऑफ वन ऑफ द कंपोनेंट, द अमाउंट ऑफ वन ऑफ द कंपोनेंट are given at equilibrium। मतलब इक्विलिब्रियम पर एक कंपोनेंट दिया हुआ रहेगा। किसका वैल्यू कैलकुलेशन का? एक्स का। है तो बोलो। चलिए आगे बढ़िए। दूसरा कहता है
degree of the amount of degree of the amount of degree of dissociation are given at equilibrium, मतलब इक्विलिब्रियम पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का अमाउंट भी दिया हुआ रहेगा। ये है दूसरा, देखिए दूसरा हो गया। तीसरा देखिए, I is equal to 1 plus n minus 1 into अल्फा। ये वन ऑफ फैक्टर है। I क्या है आपका? वन ऑफ फैक्टर। ये हम आपको 12th में पढ़ाएंगे सॉल्यूशन में। n है नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट और अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये है इसके बारे में आपको, ठीक है। आगे बढ़िए। अब देखते हैं हम क्या क्या गिवन रहेगा, जो है ना। चलिए देखते हैं हम लोग। हाँ बोलो क्या। तीसरा पॉइंट, चौथा देखिए क्या कहता है। कहता है कि द अमाउंट ऑफ मोल फ्रैक्शन आर गिवन एट इक्विलिब्रियम, मतलब मोल फ्रैक्शन का अमाउंट वे इक्विलिब्रियम पर क्या रहेगा आपका? दिया हुआ रहेगा। क्या रहेगा? दिया हुआ रहेगा। चौथा, पांचवा पॉइंट आपका है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस मतलब इक्वेशन को बैलेंस करना। पांचवा, छठा पॉइंट है आपका परसेंटेज one of the component are given at equilibrium, मतलब परसेंटेज वन ऑफ द कंपोनेंट भी दिया हुआ रहेगा, है ना। किस पे? इक्विलिब्रियम। तो दिक्कत। और आप लिख सकते हैं सातवां पॉइंट, PV इक्वल टू NRT। किसी जमाने में इक्वेशन पढ़े हैं? किस जमाने में पढ़े हैं? रेडॉक्स रिएक्शन में कौन तो बोल रहा है? इस इक्वेशन को कौन सा जमाने में पढ़ी है? कौन सा जमाने में इस इक्वेशन को पढ़ी है? और कौन सा चैप्टर में? और आइडियल गैस इक्वेशन कौन सा में पढ़ी है? बताओ दो। स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ी, ठीक है। A1 V1 by N1 T1 सभी याद आ रहा है? ये भी पढ़े हो कभी तुम लोग? N2 T2 पढ़ा है? इक्वल टू मोलर गैस कांस्टेंट R होता था? याद आ रहा है? चलो याद आ रहा है तो थोड़ा सा इसको भी याद कर लिया करो, है ना। आप पढ़े थे PM इक्वल टू DRT, याद आ रहा है? D डेंसिटी होता है, R मोलर गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, P प्रेशर, N मोलर गैस कांस्टेंट। यानी M होता है क्या? सॉरी, M होता है मॉलिक्यूलर वेट। M क्या हो गया? मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास। R मोलर गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, D डेंसिटी। तो इतने तरीके से हम लोग X का वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई दिक्कत? क्लियर है सब लोग? बोलो हाँ या ना? हाँ या ना बोलो। चलिए तो देखिए फिर बात करते हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या कहता है। आइए समझते हैं इसका। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्रेशर कांस्टेंट। यानी अब हम लोग इक्विलिब्रियम प्रेशर कांस्टेंट की बात करें, है ना। इक्विलिब्रियम प्रेशर कांस्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ x सिखा दिए।
केसी वैल्यू सिखा दिए। Yes. अब इक्विलिब्रियम प्रेशर कांस्टेंट कैसे हम लोग किसी भी रिएक्शन का करेंगे उसके बारे में सिखाने जा रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको और अच्छे से समझा। देखिए कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्रेशर कांस्टेंट, क्या निकालना है वाला? इक्विलिब्रियम प्रेशर कांस्टेंट, है ना। केस नंबर 1 देखिए, केस नंबर 1 देखिए क्या है। यहां भी रिएक्शन गिवन है। रिएक्शन क्या रहेगा? पॉइंट ए लिखेंगे, रिएक्शन आर गिवन। बी पॉइंट क्या रहेगा वाला? पार्शियल प्रेशर आर गिवन एट इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम पर पार्शियल प्रेशर क्या रहेगा आपका? गिवन रहेगा। बोलिए कम से कम। Yes, sir. पार्शियल प्रेशर आर गिवन एट क्या? इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम पर पार्शियल प्रेशर भी आपका क्या रहेगा? क्या क्या रहेगा? तो बोलो। Yes, sir. केस नंबर 2 लगले पढ़ लीजिए। कहता क्या है यहाँ पे? रिएक्शन आर गिवन, रिएक्शन क्या है आपका? गिवन, और आपका स्टार्टिंग प्रेशर आर गिवन एट इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम पर स्टार्टिंग प्रेशर भी क्या है? गिवन है। अरे बोलो है? Yes, sir. बोलो बोलो है? Yes, sir. क्या है? स्टार्टिंग प्रेशर गिवन है इक्विलिब्रियम, गिवन है ना। अरे बोलो, Yes, sir. अरे बोलो तो कम से कम। Yes, sir. हाँ, इधर मिटा दें। Yes, sir. चलिए मिटा देते हैं और समझाते हैं आप लोगों को। एक रिएक्शन हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं छोटू? Reaction. A प्लस टोबी रिवर्सिबल रिएक्शन 3C प्लस 4D, इसका स्टार्टिंग प्रेशर दिया हुआ है। स्टार्टिंग प्रेशर चाहे इक्विलिब्रियम प्रेशर भी आप लिख सकते हैं। इक्विलिब्रियम प्रेशर, मान लीजिए कि इसका इक्विलिब्रियम प्रेशर गिवन है, इसका एक है एटीएम। प्रेशर का यूनिट क्या होता है? एटीएम। एम में नहीं लेंगे, एम लेंगे तो मोलर कंसंट्रेशन हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा आपका 2 एटीएम, यहाँ 3 एटीएम, यहाँ 4 एटीएम। क्लियर है? इस इक्वेशन को आपको वैल्यू क्या निकालना है बालक? Kp इक्वल टू वाट। तो Kp बराबर क्या लिखते हैं? P इंटू प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, बोलो, बाई P इंटू रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। देख सकते हैं ना? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. चलो कुछ नहीं करेंगे, Kp बराबर क्या लिखेंगे? P इंटू C, बोल सकते हैं, Yes. इंटू P इंटू D बाई, बोलो, P इंटू A इंटू P इंटू D। तो देखिए तो कौन सा इक्वेशन दिया गया है इसका? कितना एटीएम है? 3 इंटू 4 हो जाएगा, Yes, sir. बोलो। Yes, sir. और यहाँ क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2, 4 तिया 12 बटा 2, कितना आ गया? 6। एटीएम उसका यूनिट नहीं हो, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऊपर भी एटीएम नीचे भी एटीएम। एटीएम एटीएम बैंक बन गया। एटीएम एटीएम क्या हो गया? बैंक बन गया। बैंक बन गया, यानी केपी का वैल्यू कितना आ गया वाला? 6। कोई दिक्कत? जो स्टार्टिंग प्रेशर दिया है उस पे हम लोग रख देंगे, गुना भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आ जाएगा? Yes, sir. बोलिए। Yes, sir. तो चलिए इसके आगे भी और कुछ पढ़ाना बाकी है। लिखिए जल्दी।